पिछले दिनों मेरी एक बुजुर्ग से मुलाकात हुई जो हमारे जानने वाले हैं, जिनकी उम्र इस वक्त 80 साल के करीब है। मैंने उनसे कहा कि मुझे कोई अच्छा सा वाकया सुनाइए। कहने लगे कि अब तो उम्र के इस हिस्से में हैं कि सब वाकयात दिमाग से उड़ गए हैं, भूल चुके हैं सब कुछ। मैंने जब इसरार किया कि बुजुर्गवार कोई ऐसा वाकया सुनाइए जो आपको याद हो, अपने जहन पर जोर डालिए। जब मेरा इसरार बढ़ा तो बुजुर्ग एकदम रंजीदा हो गए और कहने लगे, मैं तुम्हें एक बात सुना ही देता हूं, ये इसको वाकया समझ लो या बात समझ लो, लेकिन ये सच्ची बात है, सच्चा वाकया है, क्योंकि इसका मैं खुद ऐनी शाहिद हूं। मैं खुद इस वाकये का हिस्सा रह चुका हूं। फिर बुजुर्ग ने वाकया शुरू किया। हम कश्मीर के एक दूर दराज गांव में रहते थे। बुजुर्ग आदमी जिस इलाके का नाम ले रहे थे वो आजकल आजाद कश्मीर के अकालगढ़ से कुछ फासले पर है, एक गांव है। उस जमाने में ये होता कि गांव के सब लोगों में आपस में बहुत प्यार होता। सब एक दूसरे के दुख दर्द में बराबर के शरीक होते। खुशी होती या गम, सबकी शिरकत साझी होती। सब एक दूसरे के दर्द को अपना दर्द समझते और एक दूसरे की खुशी को अपनी खुशी समझते। खास तौर पर अगर किसी गांव में मातम हो जाती तो सब इकट्ठे मिलकर कफन दफन करते, और किसी दूसरी जगह जाना होता तो मिलकर सफर करते, एक दूसरे का हर काम में साथ देते। हमारा एक करीबी दोस्त अजीज था जिसका नाम कासिम था। उसकी हमारे गांव में काफी जमीनें थीं। अपने गांव में खुद हल चलाता और बहुत मेहनती था। खाते पीते खानदान से ताल्लुक रखता था। उसकी एक बहन थी जो दूसरे गांव में ब्याही गई थी। माँ बाप उसके फौत हो चुके थे। एक बार खुदा का करना ऐसा हुआ कि कासिम की वो बहन जो दूसरे गांव में ब्याही गई थी, उसकी जचगी यानी बच्चे की पैदाइश के दौरान वफात हो गई, उसकी मौत हो गई। खबर सुनकर कासिम पर तो गम का पहाड़ टूट पड़ा। माँ बाप तो थे नहीं और अपनी बहन का सब कुछ वही था। रो रो कर बेचारा नीम पागल हो गया। रात का वक्त था। जिस गांव में उसकी शादी हुई थी वो गांव हमारे गांव से 5 कोस के फासले पर था। उसके ससुराल से एक आदमी सुबह ही सुबह इत्तला देने चल पड़ा था। आने में उसे देर हो गई। उसने हमें रात के वक्त हमारे गांव पहुंचकर इत्तला दी कि ये वाकया पेश आ गया है, कासिम तुम्हारी बहन की वफात हो गई है। कासिम अपनी बहन की वफात का सुनकर तो बहुत रो रहा था। हमने उसे तसल्लियां दी कि खुदा को जो मंजूर था वो हुआ, हिम्मत करो और अब चलकर कफन दफन में शरीक हो जाओ। मैं और गांव के 2 और आदमियों ने उनके साथ रखते सफर बांधा। चौथा वो आदमी जो हमें इत्तला देने आया था और 5वां कासिम। रात का वक्त था और हम सुबह होने तक इंतजार नहीं कर सकते थे। सर्दी का मौसम था। हमने गर्म चादरें ओढ़ ली, लाठियां उठाई और एक लालटेन साथ रख ली और कासिम की बहन के गांव की तरफ चल पड़े। लालटेन इसलिए कि रास्ता देखते हुए जाएं। गांव के लोग हाथ में लाठी जरूर रखते हैं। ये गांव के लोगों का एक अंदाज होता है, ताकि रास्ते में कोई सांप जानवर वगैरह आ जाए तो उससे अपना बचाव हिफाजत में कर सकें। और रास्ते में आने वाली झाड़ियों वगैरह को हटाने के लिए लाठी हर तरह से मददगार साबित होती है। और रात ही के वक्त सफर की वजह यह थी कि अलल सुबह हम कासिम की बहन के गांव में पहुंच जाएं और वक्त से जनाजा और कफन दफन में शरीक हो सकें। पुराना जमाना था और पैदल ही सफर होते थे, इसलिए 5 कोस के फासले पर भी पूरा पूरा दिन सफर में गुजर जाता था। कासिम बहुत उदास और रंजीदा दिखाई दे रहा था और खामोशी से हमारे साथ चल रहा था। हम 5 लोग कासिम की बहन के गांव की तरफ चल पड़े। गांव से चलने से पहले हम खाना वगैरह खा चुके थे। कासिम बेचारा तो उसकी तो भूख ही उड़ गई, उसने कुछ खाया पिया नहीं। हम जानते थे कि 5 कोस का फासला तय करने के लिए हमें सुबह फजर तक रात सफर करना पड़ेगा। चलते चलते वीराने से गुजरते हुए हम जंगल में दाखिल हो गए। सर्दी का मौसम था। पूरा जंगल खामोशी में डूबा हुआ था। सुनसान और वीरान रास्ता था। गांव के लोग फितरतन बहादुर होते हैं, किसी भी आफत और मुसीबत से एकदम नहीं घबराते और ना ही भागते हैं, बल्कि उसका डट कर मुकाबला करने की हिम्मत रखते हैं। सांप और जंगली जानवरों से तो आए रोज देहातियों का वास्ता पड़ता ही रहता है, मगर हम जानते नहीं थे कि हमारा वास्ता आज किस चीज से पड़ने वाला है। यह आमतौर पर बहुत घना जंगल था। गांव भी करीब करीब नहीं थे, आबादी भी दूर थी। गुजरगाह मुश्किल थी और रास्ता निस्बतन दुश्वार था। लेकिन हमने रास्ते को इसलिए चुना था कि हम सुबह होने से पहले पहले यहां पहुंच जाएं। अगर दूसरा रास्ता इख्तियार करते तो सुबह वक्त से पहुंचना मुश्किल हो जाता, और हम वैसे भी 5 लोग थे, इसलिए हम डरे नहीं। काफी फासला तय करने के बाद जब हम जंगल में बीचों बीच पहुंचे तो सब ने मुत्तफिका फैसला किया कि किसी दरख्त के नीचे थोड़ी देर आराम कर लिया जाए।
ये सोचकर हम पांचों लोग एक पेड़ के नीचे बैठ गए। हमें उस पेड़ के नीचे बैठे हुए अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी कि हमें एक तरफ से सरसराहट की आवाज सुनाई दी। हमारे कान खड़े हो गए कि ये आवाज कैसी है। हमारा वो साथी जिसने हाथ में लालटेन उठा रखी थी, उसने जल्दी से लालटेन की लो मजीद ऊंची की और उठकर इधर उधर रोशनी से देखने लगा कि कहीं कोई जंगली जानवर अंधेरे में हम पर हमला न कर दे, मगर आसपास कुछ नहीं था। वो इधर उधर देखकर दोबारा आकर हमारे पास बैठ गया। क्या बात है कमाले, कोई चीज दिखाई दी? मैंने पूछा। जी नहीं भाई जी, आसपास तो कुछ भी नहीं है। शायद कोई जंगली जानवर कहीं करीब छुपा झाड़ियों में बैठा इंतजार कर रहा होगा कि हम पर हमला करे। हाँ यार, देखते रहना, इस जंगल में बहुत से जंगली जानवर हैं, ऐसा ना हो कि हम अनजाने में मार खा जाएं। फिर हम खामोश हो गए। हम 5 के 5 लोग बिल्कुल खामोश और उदास बैठे थे, क्योंकि कासिम बहुत उदास था। उसे अपनी बहन की मौत का बहुत दुख था और हम उसके दुख में बराबर के शरीक थे। जितना गम उसको हो सकता था उतना कोई और तो महसूस नहीं कर सकता था, मगर हम जानते थे कि उसकी अंदरूनी हालत क्या है। अभी हमें वहां बैठे थोड़ी ही देर गुजरी थी कि अचानक हमें एक तरफ से ऐसी आवाज आई जैसे बकरी का मेमना मिनमिना रहा हो। आवाज सुनकर हम हैरान रह गए। मैंने कमाले को इशारा किया, कमाले उठ। मैं और कमाला हम दोनों उठे, लाठियां संभाली और लालटेन उठाए उस तरफ चल पड़े जिधर से बकरी के मेमने की आवाज सुनाई दी थी। आवाज अभी तक मुसलसल आ रही थी। हमने अपने दूसरे साथियों को वहीं बैठे रहने का इशारा किया और दोनों उस तरफ बढ़ गए जिधर से आवाज आ रही थी। हम चंद कदम दूर गए। जब वहां पहुंचे जहां से आवाज आ रही थी, तो बकरी के मेमने की आवाज हमें दाएं तरफ से आती महसूस हुई। हम बड़े हैरान हुए। दाएं तरफ चंद कदम बढ़ाए तो आवाज पीछे से आने लगी। ये हमारे साथ अजीब बात हो रही थी कि हम जिस जगह पहुंचते आवाज उसकी मुखालिफ सिमत से आना शुरू हो जाती। कमाला मेरी तरफ हैरत भरी नजरों से देख रहा था। भाई जी कुछ समझ नहीं आ रहा, चलो वापस चलकर बैठते हैं, मैंने उसे इशारा किया। हम थक हार कर वापस अपने साथियों के पास आकर बैठ गए। साथियों ने पूछा कुछ नजर आया? हमने जवाब दिया कुछ नहीं। सब हैरान थे कि आवाज तो एक बकरी के मेमने की आई थी। मैंने कहा शायद किसी चरवाहे का बकरी का बच्चा कहीं खो गया होगा और अब रात के वक्त जंगल में भटक रहा होगा। फिर दोबारा उसके मिमियाने की आवाज आई तो कासिम उठ खड़ा हुआ। मैं देखता हूं, तुम लोग बैठो। मैंने कहा नहीं, मैं भी साथ चलता हूं। मैं भी लालटेन उठाए उसके साथ चल पड़ा। मैं और कासिम उस तरफ चल पड़े जिधर से आवाज आ रही थी। तलाश करते करते इधर उधर घूमते रहे मगर कुछ नजर न आया। हम भी वापस थक हार कर आकर बैठ गए। माहौल सोगवार था। फिर हम सब ने फैसला किया अब हमें उठकर वापस अपने सफर की तरफ चल पड़ना चाहिए। हम सब उठे और आगे सफर शुरू कर दिया, मगर थोड़ी ही दूर गए होंगे कि पीछे से फिर बकरी के मेमने की आवाज आई। और हैरत अंगेज बात यह थी कि हमें आवाज उसी जगह से आई जिस जगह हम दरख्त के नीचे बैठे हुए थे। हमने पीछे मुड़कर देखा मगर वहां कुछ नहीं था। हम में से 2 साथी पीछे की तरफ बढ़े कि हम देखते हैं कि शायद वहां कुछ हो। हम 3 आदमी वहीं खड़े हो गए और उन दोनों की तरफ देखने लगे। वो लालटेन उठाए उस दरख्त की तरफ बढ़े जिधर से आवाज आई थी। जब दरख्त के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कुछ नहीं था। उन दोनों में से एक आदमी जरा आगे बढ़ गया। हम दम साधे वहीं खड़े थे। क्या देखते हैं कि अचानक उसी आदमी की दरख्त के पीछे गया था, उसकी खौफनाक चीख की आवाज पूरे जंगल में गूंज उठी। हम 3 साथी जो पीछे रह गए थे फौरन उनकी तरफ दौड़े। जब दरख्त के करीब पहुंचे तो ये देखकर हम हक्का बक्का रह गए कि वो आदमी नीचे गिरा हुआ तड़प रहा था, जबकि हमारा दूसरा साथी भी हमारी तरह ही दंग खड़ा उसे देख रहा था। उसके हाथों में लालटेन भी कांप रही थी क्योंकि उसके हाथ कांप रहे थे। हमने लालटेन की रोशनी में देखा कि उस आदमी को किसी सांप ने काट लिया था, मगर सांप का वहां इर्द गिर्द कहीं वजूद नहीं था। शायद सांप उसे काटने के बाद वहां से फौरन गायब हो गया था। एक आदमी नीचे फौरन बैठ गया और उसने उसकी टांग से कपड़ा हटाकर देखा जहां सांप ने काटा था। लालटेन की रोशनी में हमने देखा कि उसकी पिंडली की एक जगह सुर्ख हो चुकी थी, उस जगह पर जहां सांप ने काटा था। उस आदमी ने फौरन मुंह लगाकर उसकी टांग से जहर को चूसना शुरू कर दिया। उस आदमी की पूरी कोशिश थी कि उसकी टांग से जहर को खींच ले, मगर वो आदमी हमारी आंखों के सामने ही तड़प तड़प कर ठंडा हो गया। वो मर चुका था। हम चारों हक्का बक्का सन्नाटे में आ गए। देखते ही देखते एकदम क्या हो गया था। हम चारों इंतहाई परेशानी के आलम में वहीं खड़े के खड़े रह गए कि अब क्या किया जाए। हमारा एक साथी हमारी आंखों के सामने मर चुका था। हम चारों अब आपस में मशवरा करने लगे कि अब हमें क्या करना चाहिए। एक तरीकाकार तो ये था कि उसकी लाश को उठाकर वापस गांव की तरफ चल पड़ते, और दूसरा तरीका ये था
कि चूंकि हम आधा रास्ता तय कर चुके थे, इसलिए बजाय पीछे जाने के आगे की तरफ बढ़ जाते। मगर मसला ये था कि लाश का क्या करते। अभी हम खड़े यही बातें सोच रहे थे कि अचानक फिर पीछे से बकरी के ममियाने की आवाज सुनाई दी। हम चारों हैरत से इधर उधर देखने लगे। ऐसा करते हैं कि दो लोग इसकी मैयत को उठाकर वापस गांव में चले जाते हैं और हम दोनों कासिम की बहन के गांव की तरफ चल पड़ते हैं। मैंने उनसे कहा और उन्होंने इस बात से इत्तफाक किया। हमने इधर उधर से दरख्तों की चंद टहनियों को जमा किया और दरख्तों की छाल से उन्हें बांधकर एक तख्ता सा बना दिया। मैयत को उस पर डाला और उन दो साथियों के हवाले कर दिया। एक हमारे गांव का आदमी और दूसरा जो हमें इत्तला देने आया था। वो दोनों उस तीसरे आदमी की मैयत उठाकर वापस गांव की तरफ चले गए। हमने उन्हें अच्छी तरह बता दिया था कि गांव जाकर इस खौफनाक हादसे का जिक्र कर देना ये बहुत अफसोस की बात है, मगर चूंकि हमारे गांव का आदमी है इसलिए इसकी मैयत को वापस गांव में फौरन पहुंचाना जरूरी है। उनको हिदायत देकर वहां से रुखसत किया और मैं और कासिम आगे के सफर की तरफ रवाना हो गए। बकरी के मेमने की आवाज अब भी आ रही थी, मगर अब हम उसकी तरफ ध्यान दिए बगैर आगे की तरफ बढ़ रहे थे। हमारे दिल सोगवार हो चुके थे। अचानक हमें बकरी के मेमने की आवाज बहुत करीब से सुनाई दी। अब तो कासिम के साथ साथ मैं भी खौफजदा हो गया। ये ऐसा कौन सा जानवर है जो दिखाई नहीं दे रहा, मगर उसकी आवाज मुसलसल हमारे कानों में पड़ रही है। हम दोनों ठिठक कर रुक गए। कासिम, क्या ख्याल है, इस तरफ चल कर देखें जिधर से आवाज आई है। मैंने कासिम से कहा। वो बेचारा सिर्फ सर हिलाकर रह गया। हम बाएं तरफ दरख्तों के झुंड की तरफ बढ़ गए जिधर से बकरी के मेमने की आवाज सुनाई दी थी। लालटेन हमने अपने दोस्तों को देनी चाहिए जो मैयत उठाकर ले गए थे, मगर उन्होंने ये कहकर लालटेन हमारे हवाले कर दी कि अगला रास्ता ज्यादा देखा भाला नहीं, इसलिए लालटेन तुम लोग अपने साथ ले जाओ। हम मैयत उसी रास्ते पर लेकर जा रहे हैं जिस रास्ते को हम चल कर आए हैं। हमें वो रास्ता मालूम है। मैं और कासिम लालटेन उठाए उन झाड़ियों की तरफ बढ़ गए जिस तरफ से हमें आवाज आई थी। झाड़ियों के करीब पहुंचकर हमारी नजर अचानक एक ऐसी चीज पर पड़ी जिसे देखकर हम हैरान रह गए। हमने देखा कि वो काले रंग का एक छोटा सा मेमना था जो झाड़ियों के बीच बैठा अपनी सुर्ख गहरी आंखों से हमें घूर रहा था। एक लम्हे के लिए तो मैं भी डर गया। कासिम, ये तो अजीबोगरीब बकरी का बच्चा है, इसकी आंखें तो देखो कितनी गहरी सुर्ख हैं। मैंने लालटेन उसके करीब करते हुए कहा। हाँ, ये तो है। ऐसा हैरत अंगेज बकरी का बच्चा मैंने आज तक नहीं देखा। मेरा तो ख्याल है शहबाज, हमें आगे की तरफ बढ़ना चाहिए। छोड़ो इसे। इतने में बकरी का बच्चा उठकर खड़ा हो गया और हमारी तरफ आहिस्ता आहिस्ता कदमों से चलने लगा। मालूम नहीं किसी चरवाहे का खो गया होगा, लेकिन मुझे तो बहुत अजीब लग रहा है। ऐसा अजीबोगरीब सुर्ख आंखों वाला बकरी का बच्चा मैंने आज तक नहीं देखा। छोड़ो इसे, चलो आगे चलते हैं। कासिम ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे आगे की तरफ खींचा। हम दोनों ने बकरी के बच्चे को वहीं छोड़ा और आगे की तरफ बढ़ गए। मगर एक अजीब बात हुई। हम आगे की तरफ बढ़े तो वो बकरी का बच्चा हमारे पीछे पीछे आने लगा। कासिम, ये तो हमारा पीछा कर रहा है। मैंने कहा। हाँ, उसकी तरफ ध्यान मत दो और आगे बढ़ते रहो। कासिम, जो लालटेन उठाए हुए था, आगे की तरफ तेज तेज कदम बढ़ाने लगा। बकरी का वो मेमना मसलसल हमारे पीछे आ रहा था और उसके कदमों की आवाजें भी सुनाई दे रही थी। हम उस जंगल में तेज तेज कदम उठाते हुए आगे बढ़ रहे थे कि अचानक मैंने एक बात महसूस की कि बकरी का मेमना जो मिमियाते हुए हमारे पीछे पीछे आ रहा था, उसकी आवाज भयानक और भद्दी होने लगी थी। इस बात को खास तौर पर कासिम ने भी महसूस किया। हमारे दिल तेज तेज धड़कने लगे। मैंने कहा, कासिम, कुछ भी हो पीछे मुड़कर मत देखना। अब बकरी के बच्चे की आवाज इंतहाई खौफनाक आवाज में बदल चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई खबीस रूह पीछे चिल्लाती चिंगाड़ती चली आ रही हो। अचानक वो आवाज बंद हो गई और एक निस्वानी औरत की आवाज सुनाई दी। कासिम, मैं तुम्हारी बहन हूं, क्या तुम मुझे छोड़कर यूं चले जाओगे? ये कासिम की बहन की आवाज थी। कासिम उसकी आवाज सुनकर ठिठक कर रुक गया। उसके तेज चलते चलते कदम एकदम से अचानक रुक गए। मैं सारी सूरत हाल समझ गया। मैंने जोरदार आवाज में कहा, कासिम, पीछे मुड़कर मत देखना। एक बार फिर वही दर्द में डूबी हुई कासिम की बहन की आवाज सुनाई दी। कासिम, मेरे भाई। और उसी दौरान कासिम से वो गलती सरजद हो चुकी थी। मेरे कहने का उस पर कुछ असर नहीं हुआ था। बहन की आवाज सुनकर वो धोखा खा चुका था, जिस बहन को मरे हुए 15 घंटे से ज्यादा गुजर चुके थे। कासिम ने एकदम मुड़कर पीछे की तरफ देखा और पीछे एक भयानक कहका सुनाई दिया। कासिम से वो भूल हो गई थी जिससे मैं उसे बार बार मना कर रहा था। अरे शहबाज, ये तो बड़ी भयानक चुड़ैल है, कासिम की डरी हुई आवाज सुनाई दी। अब मैं भी पलटकर कासिम के साथ पीछे देखने पर मजबूर हो गया। जो ही मैंने मुड़कर देखा
तो लालटेन की रोशनी में उस अफरियत को देखकर मेरे होशो हवास गुम हो गए। वो इंतहाई भयानक किस्म की चुड़ैल थी। स्याह रंग, गहरी सुर्ख सुर्ख आंखें। ये वही बकरी का बच्चा था जो हमारा पीछा कर रहा था और जिसने बकरी के बच्चे का रूप धार रखा था। कासिम, भागो चलो। मैंने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचते हुए कहा, मगर कासिम बेचारा तो जैसे पत्थर का बुत बनकर रह गया था। अचानक उस अफरियत नुमा डायन ने अपना हाथ लंबा किया और कासिम की गर्दन पकड़ ली। मैंने कासिम को खींचने की कोशिश की, मगर उस चुड़ैल के खूनी पंजे कासिम की गर्दन में पेवस्त हो चुके थे। उसने अपने उसी हाथ से कासिम को ऊपर उठा लिया। अब मेरे लिए वहां से भागने के सिवा कोई चारा नहीं था। कासिम के हाथ से लालटेन गिर चुकी थी। कासिम की गर्दन कट गई और खून बहने लगा। मैं अंधाधुंध पीछे की तरफ पलटा और फिर मैंने भागना शुरू कर दिया। पीछे उस खूनी चुड़ैल की आवाजें मेरे कानों के पर्दे फाड़ रही थी। मुझ में जितनी ताकत थी मैं उस ताकत का इस्तेमाल करके वहां से भाग रहा था। वो आवाजें मेरे कानों में पड़ रही थी और फिर अचानक एक आवाज सुनाई दी, तुम खुशकिस्मत हो जो अपने साथियों में बच गए, वरना हमसे बचकर आज तक कोई नहीं भाग सका। मैं ऐसे भाग रहा था जैसे मौत मेरा पीछा कर रही हो। मैंने चंद लम्हों में इतना फासला तय कर लिया जो शायद जिंदगी में कभी नहीं किया होगा। मैं कब तक भागता रहा मुझे कुछ मालूम नहीं। जंगल कब का खत्म हो चुका था। अब खेतों का सिलसिला शुरू हो गया था। भागते भागते मैं खेतों में एक जगह गिर पड़ा। दूर आबादी के आसार नजर आ रहे थे। मेरा दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे अभी सीना फाड़कर बाहर आ जाएगा। और फिर मैं बेहोश हो गया। मुझे कुछ मालूम नहीं मैं कितनी देर बेहोश रहा। जिस वक्त मुझे होश आया तो मैं एक कच्चे घर के सहन में एक चारपाई पर लेटा हुआ था और मेरे आसपास कई देहाती लोग खड़े थे। मुझे होश में आता देखकर उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उन्होंने मुझे पानी पिलाया, फिर मुझसे पूछा कि मैं कौन हूं। चंद लम्हे मैं अपने हवास जमा करता रहा और फिर मैंने धीरे धीरे अपने बारे में बताया कि मैं फलां गांव से आया हूं। और फिर मैंने अपना माजरा कह सुनाया। यह कासिम की बहन के करीब का एक गांव था। उन लोगों ने मुझे दूध का एक प्याला दिया। फिर मेरी हालत कुछ संभली, मगर अब भी मुझ पर बुखार की सी कैफियत तारी थी। मैंने उनसे दरख्वास्त की कि मुझे कासिम की बहन के गांव में पहुंचा दिया जाए। दोपहर होने से पहले पहले मुझे एक तांगे पर सवार करा के उन देहातियों ने मुझे कासिम की बहन के गांव पहुंचा दिया। कासिम के बहनोई से मेरी मुलाकात हुई। वो मेरी हालत देखकर बहुत परेशान हुए। वो पहले ही अपनी बीवी की मौत पर गमज़दा थे। मैंने उन्हें सारा वाकया सुनाया और कासिम की नागहानी मौत के बारे में भी बता दिया। कासिम के बहनोई कासिम की मौत का सुनकर और ज्यादा गमज़दा हो गए। फिर उन्होंने फौरन चंद लोगों को उस जंगल की तरफ दौड़ाया। कासिम की कटी हुई लाश उस जंगल से मिली। मेरी हालत गैर हो रही थी, इसलिए मैं चारपाई पर पड़ गया। मुझे नहीं मालूम कि किस वक्त उन दोनों बहन भाइयों का जनाजा हुआ और कब उनकी तदफीन हुई। जब मैं अगले रोज भी गांव से वापस ना लौटा और मुझे 2 दिन उस गांव में इसी कैफियत में गुजर गए, तो मेरे गांव से चंद लोग आए और कासिम के बहनोई ने उन्हें सारा किस्सा सुनाया और मेरी हालत के बारे में बताया। उधर उन लोगों से जो बात मुझे पता चली उसने मुझे सर से पांव तक हिलाकर रख दिया। हमारे वो 2 साथी जो हमारे तीसरे दोस्त की मैयत लेकर गांव की तरफ गए थे, वो दोनों भी उसी रात जंगल में मारे गए थे और हमारे गांव वालों ने उन तीनों की लाशें बरामद की थी, क्योंकि अगला पूरा दिन हम घर वापस नहीं लौटे थे और हमारे गांव वाले हमारी तलाश में निकल खड़े हुए। फिर उन तीनों की लाशें उन्हें जंगल से मिली। मेरी और कासिम की लाश को वो पूरा दिन उस जंगल में ढूंढते रहे और फिर जब लाशें जंगल में ना मिली तो वो कासिम की बहन के गांव की तरफ आ गए। कासिम की लाश उन्हें इसलिए ना मिल सकी क्योंकि मेरी इत्तला पर कासिम के बहनोई ने कासिम की लाश पहले ही जंगल से उठवा ली थी। कासिम समेत मेरे साथ आने वाले 4 साथी मारे गए थे और उस भयानक मकरूर चुड़ैल का चेहरा बार बार मेरी आंखों के सामने आ जाता। गांव के लोग मुझे वापस ले जाना चाहते थे। मैंने दिन की रोशनी में दूसरे रास्ते उनके साथ गांव जाने की हामी भरी, क्योंकि मैं बहुत खौफजदा हो चुका था। गांव पहुंचकर मैं गुमसुम हो गया, जैसे मुझे सकता सा हो गया हो। इसी तरह कई रोज गुजर गए। आहिस्ता आहिस्ता हालत संभली तो मैंने गांव वालों को एक एक करके सारा वाकया उसी तरह सुना दिया। गांव के समझदार लोगों ने गांव के लोगों को सख्ती से जंगल की तरफ जाने से मना कर दिया। गांव के लोग तो उस तरफ से सफर करने से बाज आ गए, मगर मैं अपने 4 साथियों खसूसन कासिम के साथ पेश आने वाली इस नागहानी मौत के बारे में सोचकर आपदीदा होता रहा। और मुझे पूरा यकीन था हमारे जिस साथी को सांप ने काटा था
उसे भी उसी मकरूह चुड़ैल ने सांप की शक्ल में मारा था और उस मकरूह चुड़ैल की शक्ल कई सालों तक मेरे दिमाग से चिपकी रही। लिहाजा तुम्हारे याद कराने पर आज मुझे ये सारा वाकया फिर से याद आ गया। मुझे उन बुजुर्गवार का ये सुनाया हुआ वाकया बहुत दिलचस्प लगा, मगर उनके साथियों की इस तरह मौत हो जाने पर मुझे दिली दुख महसूस हुआ था।